हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, जिसकी स्टडी अपने 3 पार्ट्स में करते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल में हमने बात की थी कि लीनियर स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है और वॉइड एब्सेंट। 1 डायमेंशनल में जो रो बनती है, उस रो की कॉम्बिनेशन से जो रो है एक दूसरे के ऊपर जब उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है, एक दूसरे पे उनको जब अरेंज किया जाता है, तो बाय द स्टैकिंग ऑफ रो 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आर ऑब्टेन। एक में तो ये होता है कि जो रो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो स्फीयर के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे के अलाइन है ना। और इस टाइम में जो स्ट्रक्चर बनती है, हमने इसको कहा था 2D स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और जब रो जो होती है उनको अपने एक दूसरे के डिप्रेशन में अरेंज करते हैं, या क्या तो उनमें जो ग्रूव होती है उस ग्रूव में अरेंज करते हैं, तो अपने को जो 2D स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है उसको हमने कहा था 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो 2D स्ट्रक्चर हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इससे एक 3D बनती है, वो थी हमारे पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना। और जो 2D हेक्सागोनल था, इससे हमारे पास 2 टाइप की स्ट्रक्चर बनती है 3D, एक तो एचसीपी और एक एफसीसी। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हमें, 3 डायमेंशनल में भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसमें हमने एक तो बात की थी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और सेकंड 3D हमारे पास थी, वो है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। थर्ड हमने बात करेंगे 3D फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं सीसीपी, इसी को एफसीसी या सीसीपी भी बोला जाता है, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये था सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं अपने 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो देखो, कल हमने लास्ट में एक बात की थी कि जो हमारे पास में 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थी वो इस प्रकार से थी। ये हमारे पास थी 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्यों कहा हमने? क्योंकि एक पार्टिकल जितने पार्टिकल से टच कर रहा है उनके यदि सेंटर को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें तो एक हेक्सागोनल ऑब्टेन है, ठीक है। ये था। फिर हमने ये कहा था कि जो 2D हेक्सागोनल ये जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर एक लेयर और स्टैक करो, एक लेयर और अरेंज करो, इस प्रकार अरेंज करो कि कोई भी पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन में आना चाहिए। मतलब ऊपर वाली लेयर की पार्टिकल है ना, इसकी ग्रूव में आनी चाहिए। ये जो ग्रूव बने हुए हैं, ये जो वॉइड्स बनी हुई है, इन वॉइड्स के अंदर या तो ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव के अंदर डिप्रेशन के अंदर अरेंज करने हैं ऊपर वाली लेयर, है ना। तो जब हमने इसको अरेंज किया था, सेकंड लेयर को इसके ऊपर जब अरेंज किया था, तो हमारे पास 2 टाइप के वॉइड जो है
एक साथ ऑक्टाइड में से सेकंड लेयर ऑक्टाइड को बनाता हूँ, तो इस प्रकार से हम सेकंड लेयर बना, ठीक है। ये हमने कल इसमें की थी, है ना। तो ये दो लेयर, तो यहाँ पे हमने टू टाइप की वोल्ट कहा था, एक साथ बनेगी टेट्राहेड्रल वोल्ट बनेगी, और एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वोल्ट एक साथ। टेट्राहेड्रल वोल्ट में क्या था, 3 पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल था, और ऑक्टाहेड्रल वोल्ट में क्या था, 3 पार्टिकल के ऊपर 3 पार्टिकल, 3 पार्टिकल के ऊपर 3 पार्टिकल, इस प्रकार से था। तो ये बात की इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी, मोस्टली याद रखनी ये बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्या 2D हेक्सागोनल लेयर को जब एक दूसरे पे अरेंज करते हैं और इस प्रकार ताकि एक दूसरे के डिप्रेशन में हो, ठीक है। तो 2 टाइप्स के वोल्ट एक साथ ऑक्टाइड होती है, टेट्राहेड्रल वोल्ट एंड ऑक्टाहेड्रल, है ना। अब जो थर्ड लेयर अपने रखेंगे ना, उस थर्ड लेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो 3D स्ट्रक्चर बनती है वो 2 टाइप्स की होती है। थर्ड लेयर मान लो मैंने इस प्रकार लिखा कि थर्ड लेयर में इस प्रकार रखूंगा जिससे टेट्राहेड्रल वोल्ट की कवरिंग हो जाएगी बाय कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वोल्ट। देखो इसको समझो, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में मैंने ये कहा कि ये टेट्राहेड्रल वोल्ट होगी, ये फर्स्ट लेयर मान लो, ये मेरे पास इस प्रकार ये फर्स्ट लेयर है, और इस फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर एक लेयर और है, इस 6 के 6 पार्टिकल है वो आप इसको मान लो, और सेकंड लेयर इसी के ऊपर मैं अरेंज कर रहा हूँ ताकि प्रत्येक पार्टिकल जो है वो उसके डिप्रेशन में आ जाए, उसके ग्रुप में आ जाए, है ना। मैं कह रहा हूँ सेकंड पार्टिकल जो सेकंड लेयर है उसके 3 पार्टिकल मैं शो कर रहा हूँ कि वो 3 पार्टिकल है वो इस प्रकार से अरेंज है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इन तीनों पार्टिकल के बीच का ये जो गैप है ना, इस गैप के ये जो गैप है, इस गैप के ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन में ये इस नीचे वाली लेयर का ये पार्टिकल है, इसका है 3 पार्टिकल ये हो गए और एक पार्टिकल जस्ट इसके ऊपर हो गया, ये अरेंजमेंट हो गई। मतलब टेट्राहेड्रल वोल्ट इन तीनों पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में ये टेट्राहेड्रल वोल्ट बनी हुई है ना। और यदि मैं ये कहूँ जो टेट्राहेड्रल वोल्ट है, इसको यदि अपने यहाँ से देखें तो ये अपने को टेट्राहेड्रल वोल्ट, ये जो टेट्राहेड्रल वैकेंट स्पेस है ये अपने को यहाँ से दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। ये वैकेंट है इसलिए यहाँ अपने से ये पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल वोल्ट अपने को दिखाई दे जाएगा, है ना। तो ये तो है टेट्राहेड्रल वोल्ट अपने को दिखाई दे रही है। अब मैं ये कहूँ थर्ड लेयर है ना वो इस प्रकार को, ताकि टेट्राहेड्रल वोल्ट कवर हो जाए, मतलब टेट्राहेड्रल वोल्ट ये दिखाई दे रही है ना। जैसे अभी तो अपने यहाँ से देख रहे हैं कि ये वोल्ट अपने को दिखाई दे रही है, इन तीनों पार्टिकल के बीच का ये गैप और इस गैप पे ये पार्टिकल है ना। ये मतलब ये इस गैप से ये पार्टिकल अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब अपने को टेट्राहेड्रल वोल्ट दिखाई दे रही है, पर थर्ड लेयर ऐसे रखो ताकि ये दिखाई देना बंद हो जाए, है ना। तो मैं कहता हूँ मैंने थर्ड लेयर इस प्रकार से रखी, ये मान लो मैंने इस प्रकार से थर्ड लेयर रखी, ये मैंने थर्ड लेयर रखी। अब इस थर्ड लेयर में क्या है, अपने यदि यहां से देखें तो ये पार्टिकल जो है ये पार्टिकल बीच में आ जाएगा, मिड में आ जाएगा, जिसके कारण मतलब ये पार्टिकल जस्ट इसका ये जो डिप्रेशन बना हुआ है इसके डिप्रेशन में है, इसके ग्रुप में है ना। इसका यदि अपने यहाँ से देखें ना तो ये पार्टिकल बीच में आने के कारण ये वाला ये जो टेट्राहेड्रल वोल्ट है ये अपने को दिखाई नहीं देगी। अच्छा एक बात और, इस पार्टिकल और इन तीनों पार्टिकल के बीच में भी टेट्राहेड्रल वोल्ट बनी हुई है ना। मतलब ये टेट्राहेड्रल वोल्ट दिखाई देना बंद हो जाएगी और ये भी टेट्राहेड्रल वोल्ट ये जो नई बन रही है ये
इसको अपने बोलते हैं 3DHCP, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है ये आपको मैग्नीशियम में जिंक में देखने को मिलती है, मैग्नीशियम और जिंक में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर होगी तो एग्जांपल भी अपने मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँ। मान लो मैंने ये कहा कि ये जो लेयर है, इस लेयर को मैंने ए लेयर कह दिया, है ना। इस लेयर के और इस लेयर के जो पार्टिकल हैं उनके जो सेंटर हैं वो अलाइन तो है नहीं, एक दूसरे के अलाइन तो है नहीं, है ना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आर नॉट अलाइन। इसलिए मैं इस लेयर को ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास बी लेयर है, क्योंकि ये अलाइन होते हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्फीयर सेंटर आर अलाइन तो अपने कहते हैं ये सेम लेयर होगा, लेकिन अलाइन तो है नहीं, इसलिए मैं इसको बी कहूँगा। लेकिन ये लेयर और इस लेयर के जो स्फीयर है ना, जो पार्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन है। ठीक है ना, ये मतलब ये सेंटर और ये सेंटर एक ही लाइन पर है, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट एक ही लाइन पर है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ये इस प्रकार से है और ये भी इस प्रकार से, तो ये मतलब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है ना, एक दूसरे के जस्ट उनके जो सेंटर पॉइंट है एक ही वर्टिकल लाइन पर है ना। तो वर्टिकल लाइन पे तो मैं ये कह सकता हूँ, इस लेयर को भी क्या कह सकता हूँ, ए लेयर है ना। इस प्रकार से बार बार यही पैटर्न रिपीट होगा, ए बी, इस प्रकार की बार बार यही पैटर्न रिपीट होगा। इसलिए अपने इस स्ट्रक्चर को ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होती है एपी पैटर्न के नाम से भी जाने जाते हैं, आल्सो आल्सो नोन एज एपी पैटर्न। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं 3D फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो ये देखो 3D फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है। जैसे ये तो बना बाय द कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, यदि मान लो मैं थर्ड लेयर ऐसे रखूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो जाए बाय कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखो इस बार करना क्या है, थर्ड वॉइड को थर्ड लेयर को इस प्रकार रखना है ताकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना वो कवर हो जाए। अच्छा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो पहले मैं एक लेयर बना रहा हूँ। मान लो मैंने एक लेयर में जो 2D हेक्सागोनल लेयर है वो मैंने लेयर बनाई। आपने को पता है 2D हेक्सागोनल, ये जो 2D हेक्सागोनल लेयर होती है उसके अंदर जो दो रो के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के इक्वेशन में होते हैं, जुड़े होते हैं, है ना। तो ये मेरे पास एक लेयर है। ठीक है, सेकंड 2D लेयर और बना रहा हूं मैं, 2D हेक्सागोनल लेयर। वो मैंने ये कहा कि इस प्रकार दो, एक पार्टिकल ऊपर है और दो पार्टिकल मैंने ऐसे नीचे रखे। ठीक है, अच्छा यदि मैं इस लेयर को ए कर देता हूं तो ये लेयर है कि ए होगी या डिफरेंट होगी, इसको चेक करते हैं। तो ये देखो इसका सेंटर और यहां पे जो पार्टिकल आएगा उसका सेंटर जस्ट एक वर्टिकल लाइन पे तो होंगे नहीं, वर्टिकल लाइन पे नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये बी लेयर है वर्टिकल। यदि पार्टिकल के जो सेंटर पॉइंट है वो वर्टिकल लाइन पर, एक ही वर्टिकल लाइन पर होते हैं ना, तो अपने कह सकते हैं ये सेम लेयर से बिलोंग करते हैं। बट अपने क्या करें, इसका सेंटर और यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा उसका सेंटर तो यहाँ आएगा। इसका क्या है, दोनों पार्टिकल के जो सेंटर है वर्टिकल लाइन पे नहीं है, मतलब ये लेयर अलग है, इसलिए हमने इसको बी लेयर कहते हैं, है ना। लेकिन अब सुनो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, सॉरी इस दोनों के बीच में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी हुई है। इन दोनों के बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर देखो तीन पार्टिकल तो देखो इस प्रकार से आ रहे हैं, इनके सेंटर को मैं मिला रहा हूं ऐसे आ रहा है।
है ना। ये देखो और ऊपर वाले लेयर के 3 पार्टिकल ये देखो इस प्रकार, है ना। मतलब अभी तक हमने दो 2D हेक्सागोनल लेयर को एक दूसरे पे अरेंज किया है, ठीक है। और इन दोनों में ये ऑक्टाहेड्रल बनी हुई है। और हम एक बात पहले ही कह चुके हैं कि जब 2D हेक्सागोनल लेयर आर स्टैक्ड टू ईच अदर देन 2 टाइप्स वॉइड आर कंबाइंडली फॉर्म्ड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने ये कहा कि जब दो 2D हेक्सागोनल लेयर जो है उनको अरेंज किया तो ये मान लो उन दोनों लेयर्स के बीच में बनी हुई ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब यदि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, यदि मैं इसको यहां से देखूं ना तो ये मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई दे जाएगी। कैसे? क्योंकि ये जो गैप है ना, ये गैप, इस गैप को से ये पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों के बीच में बना हुआ है, ये हमें दिखाई देगा। मतलब ये पूरा स्पेस अपने को दिखाई देगा, ठीक है। ये 3 पार्टिकल यूं और ये 3 पार्टिकल यूं, और ऊपर वाले तीनों पार्टिकल के बीच का जो गैप है उस गैप से अपने को पूरा का पूरा ये बीच वाला स्पेस दिखाई देगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई देगा। अब अपने को करना है क्या, थर्ड लेयर को ऐसे रखना है ताकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई न दे। तो आप क्या करो, थर्ड लेयर जो है वो इस प्रकार, ये मैंने थर्ड लेयर दी, ये मान लो थर्ड लेयर है, ना। अब अपने यहां से देखें तो ये देखो ये पार्टिकल बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्पेस, ये जो पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये अपने को दिखाई नहीं देगी, है ना। इसका अर्थ है अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना सॉलिड्स में, इसको अपने बोलते हैं 3D FCC या इसको बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक नहीं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने याद किया, ठीक है। तो ये बात हुई 3D FCC, ठीक है। अच्छा, अब अपने इस लेयर को क्या करेंगे, तो देखो ये भी लेयर डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो किसी के साथ भी अलाइन नहीं है। यहाँ पार्टिकल ये सेंटर नहीं आ रहा है, यहाँ पार्टिकल ये सेंटर नहीं आ रहा है, इसका ये लेयर तो डिफरेंट हो गई। तो ये हमने क्या किया, C लेयर। इसका ये हुआ कि यदि मैं इस 3D FCC जो है ना इस पैटर्न को वी आल्सो नोन एज ABC पैटर्न, ठीक है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। कॉपर में इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, सिल्वर में भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, एक हमने एक बात, जितने भी अपने ये जो पढ़ रहे थे अपने 1D 2D 3D, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे भी अपने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं कि 3D FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है। जैसे इसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर था यहाँ पर 6, है ना। तो इसमें कितना रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर में एक पार्टिकल जितने पार्टिकल को सराउंडेड में जितने पार्टिकल को टच करता है ना, वो जो पार्टिकल होते हैं, टचिंग पार्टिकल होते हैं, उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना, तो देखो ये पार्टिकल है, इन 6 पार्टिकल को टच कर रहा है, और ये पार्टिकल इन 3 पार्टिकल को, ऊपर वाले 3 पार्टिकल, क्योंकि ये 6 के 6 पार्टिकल होंगे और ये 3 पार्टिकल होंगे, और ये तीनों पार्टिकल इस पार्टिकल को टच करेंगे, है ना। ऐसे ही मैंने कहा ये एक पैटर्न है, मतलब यहाँ नीचे B लेयर भी है और B लेयर है, मतलब ऐसी लेयर नीचे हो रहा है। इसका अर्थ है जो नीचे लेयर आ रही है वो नीचे वाले तीनों पार्टिकल इस पार्टिकल को टच कर रहे हैं। ओवरऑल 3 पार्टिकल ये हो गए, 3 पार्टिकल ये हो गए 6, और 6 ये अपनी लेयर के पार्टिकल को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12। तो अपने यहाँ कहेंगे इस स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, इस स्ट्रक्चर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये भी 12 होता है। समझे कैसे, इसका 12 कैसे आया, तो ये देखो मैंने क्या कहा, ये स्ट्रक्चर ABC पैटर्न की होती है। इसका है ये मान लो ये लेयर है A B C,
इसका अर्थ है ए लेयर अगेन आई, है ना, ए लेयर अगेन आई मतलब मेरी पार्टिकल की यहाँ फिर आ गई, है ना। अब देखो ये पार्टिकल अपनी ही लेयर के 6 पार्टिकल को टच कर रहा है ना, और ये पार्टिकल ऊपर वाले 3 पार्टिकल को टच करेगा और नीचे वाले पार्टिकल को भी टच करेगा। तो ओवरऑल ये पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? 12। चाहिए 3 ऊपर वाले और 3 ही नीचे वाले। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। क्लियर है? अच्छा बात करें वॉइड की, तो वॉइड तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जब 2D हेक्सागोनल लेयर को हेक्सागोनल लेयर आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर देन 2 टाइप्स ऑफ वॉइड आर फाउंड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब एक कोई इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, ये तो हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो कि जो यूनिट सेल होती है उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होते हैं ना, उसमें जो वॉइड होती है उसकी 3 टाइम्स होती है। मतलब मेरा ये है कि मान लो मैंने ये कहा यूनिट सेल है F6। अच्छा इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 4, काउंट करने आते हैं आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें टोटल वॉइड कितने होंगे? तो टोटल जो वॉइड होंगे ना, इसके अंदर टोटल वॉइड, तो ध्यान रखो इसमें टोटल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सम होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्योंकि 3D स्ट्रक्चर जो होती है उसमें हमने कहा था वॉइड टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बनती है, इसका अर्थ उनका सम होगा। टोटल वॉइड क्या होगा? इनका सम होगा। टोटल वॉइड क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। अच्छा एक और यहाँ ये भी है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है ना, वो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की 2 टाइम्स होती है। मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड 8, इसका 2। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं ये कहूं कि यहाँ टोटल वॉइड कितने बनेंगे? 12। ठीक है। अच्छा अब एक बात, इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लो मैं कहता हूं कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? 2n। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? n। तो टोटल वॉइड कितने बनेंगे? 3n। क्लियर है? अच्छा इसका मीनिंग ये भी हुआ कि जो 3D स्ट्रक्चर होती है ना, जो कि 2D हेक्सागोनल से बनी होती है, कौन सी? 3D HCP और 3D FCC या कह दो CCP। इनमें क्या होता है कि जो 2D हेक्सागोनल लेयर को जब एक दूसरे पे स्टैक करते हैं, अपने एक दूसरे पे अरेंज करते हैं, तो हमने एक बात की थी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक साथ बनती है, लेकिन जो बनती है उनमें ये होता है कि जितने टेट्राहेड्रल वॉइड, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं ना, उसके 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। मतलब 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये रिलेशन यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब आप ये देखना चाहो ना कि ये रिलेशन आया कैसे, तो आप इसको समझ भी सकते हो। मैं पहले ये दो यूनिट सेल की बात और कर लेता हूँ। जैसे PUC है, आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1, टोटल वॉइड दोनों का सम होता है। ऐसे मैंने कहा बॉडी सेंटर यूनिट सेल है BCG, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करवा रहे हैं 2, टेट्राहेड्रल वॉइड 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2, टोटल वॉइड 6। क्लियर है? ऐसे ECG में भी आप लिख सकते हो। अब अपने इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आखिर ये आया कैसे। ठीक है, तो सुनो इधर, देखो मैं इस एक को समझा देता हूं, इसी के पैटर्न पर सारा ये दोनों यूनिट है। तो इस एक को समझो। FCC में देखो होता क्या है, FCC में इस प्रकार है।
क्या कहा था हमने? इन एफसीसी यूनिट सेल पार्टिकल आर प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स विद ऑल फेस सेंटर। ये तो हुए पार्टिकल इन ऑल कॉर्नर्स, और फेस सेंटर पर होते हैं, मतलब ये फेस है और इसका सेंटर ये यहाँ हो, और सभी फेस सेंटर पे है ना। तो सभी फेस सेंटर मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं इसको समझाने के लिए मैं इनको इसका डिवाइडेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा इसका डिवाइडेशन इस प्रकार से कर रहा हूँ। क्योंकि अपने को एफसीसी यूनिट सेल बनाना है, तो एफसीसी यूनिट सेल में हमने कहा कॉर्नर में तो पार्टिकल होते ही है। अब फेस सेंटर में, तो फेस सेंटर ये भी फेस सेंटर है ना। अच्छा, नीचे वाले का ये फेस सेंटर हो गया, इसका ये फेस सेंटर हो गया, इस फ्रंट वाले का ये हो गया फेस सेंटर, इस बैक वाले का ये हो गया फेस सेंटर, और ये इधर वाले का ये हो गया फेस सेंटर। ये अभी हमारे पास एफसीसी यूनिट सेल बनी हुई है कंप्लीट। सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसको इस प्रकार से डिवाइडेशन किया हुआ है, आप एक ट्यूब के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया है ना। अब देखो इस एफसीसी यूनिट सेल में हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल तो 4 है, टेट्राहेड्रल 8 है। इसको देखो, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, केवल इस आगे वाले इस ट्यूब को ही मैं अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, अलग से मैं इस आगे वाले ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। केवल ये फ्रंट वाला जो ट्यूब है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कौन सा? ये आगे वाला एक ट्यूब। अच्छा, इस ट्यूब में देखो एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, मतलब एक पार्टिकल यहां पर है और एक पार्टिकल यहां, और इस आगे वाले ट्यूब में एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये, मतलब एक पार्टिकल यहां पर है और एक पार्टिकल यहां, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर ये चारों पार्टिकल है ना, इन चारों पार्टिकल के बीच में जो वॉइड बनी हुई है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्योंकि मैं आपको बहुत बार ये समझा चुका हूं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है ना, वो इस प्रकार से होती है ट्यूब के अंदर, कि टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जैसे CH4 ही है, तो कार्बन तो ये सेंटर हो गया, इससे 2 हाइड्रोजन तो यूं है, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन इससे यूं होते हैं, 1 और ये 2। और यदि मैं इसको ट्यूब में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, जैसे एक ग्लास है, तो इस ग्लास के जो कॉर्नर है उसमें उधर वाले कॉर्नर में तो ये पार्टिकल हो गया, और उसके जस्ट सामने इधर ये हो गया, ऐसे ही इधर वाले कॉर्नर में ये हो गया और जस्ट सामने वाले में वो हो गया। तो ये देखो इसमें भी जस्ट ऐसा ही है, ये देखो इस वाले ट्यूब में बिल्कुल सेंटर में तो है ये, है ना। अब इधर वाले कोने पे ये पार्टिकल हो गया और ये इधर वाले कोने पे, ऐसे इस कॉर्नर पे ये पार्टिकल हो गया, है ना, और इस कॉर्नर पे ये पार्टिकल। अब मैंने ये तो कहा CH4 के लिए जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को रखता है। अब मान लो मैं ये कहूं कि यहां कार्बन नहीं है, तो ये वॉइड हो जाएगा ना, वैकेंट स्पेस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी? टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगी। तो देखो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड है ना। अब जब ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, इस ट्यूब में इस आगे वाले एक ही ट्यूब में टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो देखो यहाँ कितने ट्यूब बने हुए हैं, सब ट्यूब में ऐसा ही अरेंजमेंट है। तो जब एक इस ट्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इस ट्यूब में आप इस ये एफसीसी में टोटल देखो ऐसे पार्ट कितने दिखाई दे रहे हैं? हाँ, 4 आगे और 4 पीछे हैं। तो हमारे पास टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होगी 8 टेट्राहेड्रल। क्लियर है? ये तो हमने कहा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल की 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये होगा। अब अपने करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो देखो
इसको ध्यान दें। ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल में मैंने क्या बताया कि 6 पार्टिकल होते हैं, 4 पार्टिकल तो ऐसे स्क्वायर में होंगे, है ना, स्क्वायर के अंदर हो जाएंगे 4, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में 4 पार्टिकल, और स्क्वायर के जस्ट ऊपर एक पार्टिकल होगा और जस्ट नीचे एक पार्टिकल होगा, ठीक है, वो होगा अपना पूरा का पूरा स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिड, जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो देखो ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, पूरा का पूरा स्क्वायर प्लेनर बन गया, ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिड, तो देखो एक पिरामिड तो मेरे ऊपर से ये बन गया, ऊपर ये पार्टिकल है और इसे एक पिरामिड बना, एक पिरामिड ऊपर होगा, एक पिरामिड नीचे बन जाएगी, है ना, और पूरे के पूरे स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिड जिसको अपने ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं, इसमें देखो बिल्कुल सेंटर में कोई पार्टिकल नहीं है, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है, इसका क्या हुआ, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो इस पूरे में एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको दिखाई दे रही है ना। अब बोले 3 और कहां बनेगी, एक तो हमें चलो दिखाई दे रही है, 3 और कहां बनेगी, तो सुनिए 3 और कहां बनती है, ये जो इस एफसीसी यूनिट सेल का ये जो कॉर्नर है, सॉरी ये जो एज है, ये जो एज है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कोर है, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, आप क्या करना, बुक के अंदर है एक डायग्राम दिया हुआ है, 3D डायग्राम है, यदि मेरे पास को कलर होता तो मैं उसको बना के रिप्रेजेंट करता, ठीक है। तो आप बुक के अंदर डायग्राम देखना, ऐसी ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना, सेम ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर होगी, और उस स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप क्या नोट करोगे, बोले यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है, वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है ना, वो 4 एफसीसी यूनिट सेल को टच कर रही है। एक तो ये ऐसी यूनिट सेल एक इधर हो गया, और इन दोनों यूनिट सेल के आगे 2 यूनिट सेल 4 है, तो कितनी होगी 4, और 4 यूनिट सेल को ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो यहाँ बनी हुई है ऐसी स्ट्रक्चर, वो इन 4 की 4 यूनिट सेल के अंदर है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ बनी हुई है ना, ये जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है, इसका मैं कहूँ केवल इस यूनिट सेल में कितना पार्ट है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एफसीसी को टच कर रही है, 4 को, जब 4 को टच कर रही है तो इसका एक एफसीसी यूनिट सेल में कितना पार्ट हो गया, 1/4, 1/4 हो गया। अच्छा, अब ये देखो एज है कितने, एज है कितने किनारे, है ना, क्यूब के किनारे टोटल कितने होते हैं 12, और प्रत्येक के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल बना हुआ, प्रत्येक के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल बना हुआ, प्रत्येक के सेंटर में, ये भी है एज, यहाँ पर प्रत्येक के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल है। टोटल 12 हो गए, देखो 4 पेयर, 1 2 3 4 और 4 ऊपर, ठीक है, ये तो बीच में बना हुआ था, ये तो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का ही है। और हमने क्या कहा, जो एज पर बनता है ना, जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एज पे बनती है, वो 4 एफसीसी यूनिट सेल को टच करती है। इसका अर्थ है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक यूनिट सेल में 1/4 पार्ट होता है, तो टोटल बने कितने 12, है ना, तो एक यूनिट सेल में कितने पार्ट होंगे, एक यूनिट सेल में होंगे 3 पार्ट, 3 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एक यूनिट सेल में होंगे। अच्छा, एक तो कंप्लीट इसमें था, 3 इससे बन गए, ओवरऑल कितने हो गए, एक और निकाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ पार्टिकल के। ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी टफ है जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप इसको बुक में देखें, बस इसमें ध्यान में ये रखना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड विच प्रेजेंट एट एज टच विद 4
लाइन को जो समझ जाएगा उसको ये बात समझ जाएगा। ओके, तो ये हमने बात कर ली कि 1D 2D और 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो मैंने बात आपको बताई है इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करेंगे।